यह कहानी है सुंदरपुर गांव के मेहनती माधव की, जो अपने स्वादिष्ट चिकन मोमोज से पूरे गांव का दिल जीत चुका था। लेकिन उसकी बढ़ती तरक्की देखकर उसका पड़ोसी चाट पकौड़ी वाला गोपाल अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन गोपाल चालाकी से माधव की मेहनत की सारी जमा पूंजी चुरा लेता है। अब क्या माधव असली चोर को पकड़ पाएगा और अपनी इज्जत वापस हासिल कर पाएगा? आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। मेहनत की स्याही से जो अपनी तकदीर लिखते हैं, उनकी कामयाबी के दीवाने पूरे इलाके में होते हैं। आज का चिकन सूप इतना लाजवाब बनाऊंगा कि जो एक बार इसकी खुशबू सूंघ ले वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। बस अब जल्दी से इस रसीले सूप को धीमी आंच पर पकने के लिए रख देता हूँ, ताकि इसका हर एक मसाला अपनी पूरी ताकत दिखा सके। तभी सुंदरपुर का लालची चाट पकौड़ी वाला गोपाल माधव की रसोई से उठती लाजवाब खुशबू देखकर जलन से भरा हुआ अंदर आ जाता है। अरे भाई माधव, सुबह सुबह ही तुमने पूरे सुंदरपुर में ऐसी खुशबू फैला दी है कि मेरे पेट के अंदर के चूहे अब कुश्ती लड़ने लगे हैं। आखिर ऐसा कौन सा गुप्त मंत्र फूंकते हो इस चिकन के पतीले में कि तुम्हारी रसोई की महक सीधे मेरे दिल पर जाकर लगती है? मुझे तो लगता है तुम कोई जादूगर हो। गोपाल भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो बस ताजे मसालों और मेरी ईमानदारी का सच्चा मेल है। जब इंसान नियत साफ रखकर खाना बनाता है तो उसकी खुशबू अपने आप चारों दिशाओं में फैल जाती है। तुम देखना, आज जब ये ठेला चौराहे पर सजेगा तो पूरा गांव यहीं खिंचा चला आएगा। तभी गोपाल अपने मन ही मन माधव को सबक सिखाने की नई चाल सोचने लगता है। हाँ हाँ, देख रहा हूँ तुम्हारी ईमानदारी। तुम्हारी इस महक ने मेरी चाट पकौड़ी की दुकान का धंधा बिल्कुल मंदा कर दिया है। अगर तुम्हारी ये खुशबू ऐसे ही उड़ती रही तो मेरी दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनभिनाएंगी। मुझे बहुत जल्द इस माधव का कुछ न कुछ तगड़ा इलाज करना ही पड़ेगा। अगले ही पल माधव गांव के चौराहे पर अपना मोमोज का ठेला सजा लेता है और ताज़ा मोमोज की लाजवाब खुशबू पूरे सुंदरपुर में फैल जाती है। आइए आइए, सुंदरपुर के मशहूर और रसीले चिकन मोमोज खाइए। 30 रुपए में पूरे 8 मोमोज और साथ में मिलेगा गर्मा गर्म चिकन का गाढ़ा सूप मुफ्त। ऐसा स्वाद जो आपके दिन भर की थकान को एक पल में गायब कर देगा। जल्दी आइए भाइयों। अरे माधव बेटा, तुम्हारी ये मोमोज की खुशबू तो मेरी इस बूढ़ी नाक को भी जवान बना देती है। लेकिन तुम रोज इस चिकन का सूप बनाकर हम शाकाहारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। हमारे बारे में भी कभी सोचो, क्या हमारे पेट में भूख नहीं लगती? काका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी शिकायत मैंने दिल पर लिख ली है। कल से इस ठेले पर आपको गोभी और पनीर के खास गोल वाले वेज मोमोज भी मिलेंगे, जिसे मैं बिल्कुल अलग बर्तनों में बनाऊंगा। आज आप थोड़ा सब्र रखिए, कल आपको सबसे पहली प्लेट मैं खुद परसूंगा। माधव भाई, बातें बाद में करना, पहले मेरे लिए एक बड़ी सी प्लेट लगाओ और उसमें वो मिर्च वाली लाल चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। तुम्हारी इस लाल चटनी और चिकन के रस्से का जो तालमेल है ना, वो खाकर सीधे दिल को तसल्ली मिलती है। जल्दी करो भाई। दूसरी ही तरफ गोपाल अपने चाट पकौड़े के ठेले पर अकेला खड़ा था। दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं था और माधव की भीड़ देखकर वह अंदर ही अंदर जल रहा था। वाह रे किस्मत, मेरी इतनी पुरानी चाट की दुकान खाली पड़ी है और इस माधव के मोमोज के सामने ऐसी भीड़ लगी है जैसे वहाँ मुफ्त में सोना बट रहा हो। इस तरह तो मैं बहुत जल्द दाने दाने को मोहताज हो जाऊंगा। मुझे इसके इस बढ़ते हुए कदम को रोकना ही होगा। गोपाल बेटा, तुम वहाँ अकेले अकेले कर रहे हो। अगर जिंदगी में तरक्की देखनी है तो दूसरों से जलना छोड़ो और अपने समोसों के स्वाद में थोड़ा सुधार कर। माधव की मेहनत का मुकाबला तुम इस तरह मुंह फुलाकर बिल्कुल नहीं कर सकते। काका, मैं किसी से नहीं जल रहा, मैं तो बस मौसम का मजा ले रहा हूँ। आप अपनी लाठी संभालिए और घर जाकर आराम कीजिए। मेरी दुकान का स्वाद तो ऐसा है कि बड़े बड़े शहर के लोग भी इसके दीवाने हैं। इस माधव के मोमोज का भूत भी बहुत जल्दी उतर जाएगा, आप देखते रहिए। उसी आधी रात जब माधव अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तभी गोपाल चुपचाप उसकी रसोई में घुस आया। सो जाओ माधव भाई, खूब आराम से सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हारी किस्मत का सूरज नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का अंधेरा उगने वाला है। ये जो तुम्हारी मशहूर लाल चटनी का पतीला रखा है ना, इसमें आज मैं ये पूरी तीखी मिर्च का डिब्बा खाली कर देता हूँ। तभी गोपाल अपनी जेब से लाल मिर्च का पैकेट निकालकर चुपके से मोमोज की चटनी में मिला देता है। अब आएगा असली मजा। कल जब गांव वाले इस चटनी को खाएंगे तो उनके मुंह से आग निकलेगी और वो सीधे तुम्हारे इस ठेले को उखाड़कर फेंक देंगे। फिर देखना तुम्हारी ये सारी तारीफें कैसे एक पल में गुस्से में बदल जाती हैं। खेल खत्म। अगली सुबह माधव खुशी अपना वेज और चिकन मोमोज का ठेला लगा लेता है। लेकिन जैसे ही सभी ग्राहक चटनी के साथ पहला निवाला लेते हैं,
वैसे ही सबका चेहरा बिगड़ जाता है। अरे बाप रे माधव, ये तुमने मोमोज खिलाए हैं या सीधे हमारे पेट में अंगारे डाल दिए हैं? मेरे मुंह और कान से धुआं निकल रहा है। पानी लाओ कोई जल्दी। तुमने आज इतना घटिया खाना कैसे बनाया? क्या तुम हमें बीमार करना चाहते हो? माधव बेटा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने कल मुझसे वादा किया था कि अच्छा खाना खिलाओगे, लेकिन तुमने तो पूरी चटनी में सिर्फ जहर जैसी मिर्च भर दी है। अगर ऐसा ही खाना बेचना है तो अपनी दुकान बंद करो। काका, आप शांत हो जाइए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो मसालों की मात्रा बिल्कुल रोज की तरह ही रखी थी। आप सब मुझ पर भरोसा रखिए। जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आज के पैसे किसी से नहीं लूंगा। इतना कहकर सभी गांव वाले गुस्से में वहां से चले जाते हैं और माधव अपनी दुकान पर खड़ा उदास होकर सोच में पड़ जाता है। उस रात माधव चुपचाप घर लौट आता है और अपनी बची हुई कमाई के पैसों को रसोई में छुपाने के लिए रख देता है। हे भगवान, आज मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरे ग्राहकों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। मुझे अब दोबारा से मेहनत करनी होगी और देखना होगा कि मेरी चटनी का स्वाद कैसे बदला। मैं अपने इन पैसों को इस सुरक्षित डिब्बे में छुपा देता हूँ ताकि कल नया सामान ला सकूं। फिर माधव पैसों को रसोई में एक पतीले के अंदर छुपा देता है, लेकिन बाहर खड़ा गोपाल ये सब चुपचाप देख और सुन रहा होता है। अच्छा, तो तुम्हारी सारी जमा पूंजी इस लोहे के डिब्बे के अंदर बंद है। चटनी का खेल तो खराब हो गया। अब अगर ये पैसे भी गायब हो जाएं, तो तुम पूरी तरह सड़क पर आ जाओगे। आज रात को ही मैं तुम्हारी इस तिजोरी पर हाथ साफ करूंगा। अगले ही पल रात के 2 बजे जब माधव गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी गोपाल उसी पतीले से पैसों की थैली चुराकर निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके पैर से एक बर्तन टकरा जाता है और जोर की आवाज गूंज उठती है। ओह, ये बर्तन किसने यहाँ रखा था? इतनी जोर की आवाज हुई। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, वरना अगर माधव जाग गया तो मेरी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। इन पैसों को लेकर सीधे अपने घर भागता हूँ। तभी दूसरी तरफ आवाज सुनते ही माधव की नींद खुल जाती है और वह घबराकर तुरंत उठ खड़ा होता है। कौन है वहाँ? रसोई में कौन है? अरे, कोई भाग रहा है। रुको चोर, रुको। माधव रसोई की तरफ भागता है, लेकिन तब तक गोपाल अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। अगले ही दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई जाती है। वहां गांव वाले गुस्से में खड़े होते हैं, जबकि सामने मुखिया जी गंभीरता से अपने आसन पर बैठे होते हैं। मुखिया जी, मैं सुंदरपुर का एक अदना सा दुकानदार हूँ। कल किसी ने मेरी चटनी में जबरदस्ती मिर्च मिला दी, जिससे मेरा धंधा खराब हुआ और कल रात कोई मेरे घर से मेरी जिंदगी भर की पूरी कमाई चोरी करके ले गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुखिया जी, ये माधव मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। पहले इसने हमें खराब खाना खिलाकर हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, और अब जब गांव वाले इस पर गुस्सा है तो ये चोरी का नाटक करके खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है। शांत हो जाइए सब लोग। माधव, तुम्हारे ऊपर गांव वालों को बीमार करने का आरोप है और तुम चोरी की बात कर रहे हो। सुंदरपुर में बिना सबूत के ना तो किसी को सजा मिलती है और ना ही किसी को न्याय। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? मुखिया जी, चोर बहुत चालाक है, लेकिन वो अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है। मैं आज रात दोबारा से अपने घर में मोमोज बनाऊंगा और इस बार मैंने अपने पैसों की जगह एक नकली नोटों की थैली रखी है। जो असली चोर होगा वो लालच में आकर आज रात दोबारा मेरे घर जरूर आएगा। ये माधव तो सच में बेवकूफ है। अपनी योजना पूरी पंचायत के सामने चिल्लाकर बता रहा है, लेकिन मुझे क्या। आज रात मैं दोबारा जाऊंगा और बची कुची जो भी दौलत है उसे भी समेट लाऊंगा। माधव भाई, तुम्हारी ये तरकीब तुम्हारे ही गले पड़ेगी। ठीक है माधव, हम तुम्हें आज रात का समय देते हैं। अगर तुम्हारी ये तरकीब काम कर गई तो असली गुनहगार सलाखों के पीछे होगा, वरना कल सुबह तुम्हें गांव से अपना ठेला हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। रात होते ही माधव उसी जगह एक नकली पैसों की थैली रख देता है। तभी गोपाल चुपचाप उसे चुराने आता है, लेकिन अगले ही पल माधव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। पकड़ लिया तो गोपाल भाई, तुम ही वो छुपे हुए रुस्तम हो जो दिन में मेरे दोस्त बनने का नाटक करते थे और रात को मेरी पीठ में छुरा घोंपते थे। तुम्हारी इस जलन ने तुम्हें आज एक साधारण दुकानदार से चोर बना दिया। छोड़ो मुझे माधव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस तुम्हारी रसोई की खिड़की खुली देखकर अंदर आया था, ताकि देख सकूं कि तुम ठीक हो या नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे जाने दो। अब फैसला तुम नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने मुखिया जी करेंगे। तुम्हारी चालाकी के सारे पन्ने अब खुल चुके हैं। चलो पंचायत की तरफ। अगली ही सुबह फिर से पंचायत लगती है।
गोपाल हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा होता है क्योंकि उसके घर से माधव के चुराए हुए पैसे बरामद हो चुके होते हैं। गोपाल, तुमने न सिर्फ सुंदरपुर के एक ईमानदार लड़के की कमाई चुराई, बल्कि पूरे गांव के खाने में मिलावट करके सबका भरोसा तोड़ा। इस अपराध के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हें माधव के पैर छूकर माफी मांगनी होगी। माधव भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी तरक्की देखकर जलन होने लगी थी। मेरे समोसे कोई नहीं खरीदता था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर ये सब किया। मैं आज के बाद कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मुझे बचा लो। गोपाल भाई, अगर तुम मुझसे सीधे कहते तो मैं तुम्हारी दुकान को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करता। धंधा कभी दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर किया जाता है। मुखिया जी, इन्होंने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं इन्हें माफ करता हूँ। अगले ही सुबह से माधव और गोपाल मिलकर एक साथ ठेला लगाने लगते हैं। दोनों की मेहनत और आपसी विश्वास से उनका काम फिर से खूब चल पड़ता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ईमानदारी और क्षमाशीलता से बड़े दुश्मन का दिल भी जीता जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।